सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। और बायोलॉजी में हम ह्यूमन डिजीज टॉपिक के बारे में जान रहे थे, यानी कि मानव रोग के बारे में। तो आपको बताए थे कि जो ह्यूमन डिजीज है इसमें आपको दो टाइप जानना था। एक आपका कॉन्जेनाइटल डिजीज और दूसरा आपका था एक्वायर्ड डिजीज। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्जेनाइटल डिजीज के बारे में सारा पॉइंट जान लिया था और फिर हम जाने थे एक्वायर्ड डिजीज के बारे में। और आपको बताए थे कि जैसे एक्वायर्ड डिजीज आपका दो टाइप का, एक आपका नॉन कम्युनिकेबल यानी वैसा बीमारी जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है, और सेकेंड आपका है कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि वैसा बीमारी जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्जेनाइटल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जान लिया था। आज के क्लास में हम जानेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा पॉइंट है कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब समझिएगा, आपको जैसे बता रहे कम्युनिकेबल डिजीज, आपको जैसे याद होगा कि आपको बताते ह्यूमन डिजीज जो है यानी मानव रोग। तो ह्यूमन डिजीज में हमें दो पॉइंट जानना था। एक आपका वैसा बीमारी कॉन्जेनाइटल। आपको बताए थे कि कॉन्जेनाइटल बीमारी ऐसा होता है जो कि आपका बाय बर्थ यानी कि जन्म से ही किसी को होता है, इसको एक्वायर्ड नहीं किया जा सकता है। इसमें आपको याद होगा 5 टाइप बताए थे। पहला आपको बताए थे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, सेकेंड आपका था लीन फेल्टर सिंड्रोम, नेक्स्ट में बताए थे टर्नर सिंड्रोम, फिर आपका डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज के बाद हमारा नेक्स्ट था एक्वायर्ड डिजीज। तो एक्वायर्ड डिजीज में आपको बताए थे कि वैसा बीमारी जो कि आपका बाई बर्थ नहीं होता है, इसे हम समय के हिसाब से ग्रहित करते हैं, इसे बोलते थे ग्रहित रोग। तो एक्वायर्ड में आपको बताए थे कि आपका एक्वायर्ड डिजीज दो टाइप का, एक आपका होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल में आपको बताए थे कि वैसा बीमारी होता है जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है। और दूसरा आपका था कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल का मतलब होता है वैसा बीमारी जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। तो आप यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आपको बताया कि ह्यूमन डिजीज आपका दो टाइप का, फर्स्ट आपका कॉन्जेनाइटल डिजीज और सेकेंड आपका एक्वायर्ड। तो आपको बताया कॉन्जेनाइटल में आपका एक होगा बाई बर्थ में लीन फेल्टर सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। फिर आपको बताया एक्वायर्ड में एक आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि गैर संग्रहित रोग। इसमें वैसा बीमारी होगा जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है। फिर आपका आता है कम्युनिकेबल डिजीज। तो आपको बताया था कि कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब वैसा बीमारी जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली ट्रांसफर होगा। तो यहाँ आपको पॉइंट समझना है। जैसे आपको बता रहे कम्युनिकेबल डिजीज कि कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है, आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप कॉन्जेनाइटल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लास्ट वीडियो पहले देख करके आइएगा, ताकि वहां से आपको क्लियर होगा कि कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। अभी आपको बता रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है वैसा बीमारी जो कि आपका वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर होगा, वन पर्सन से अनदर पर्सन में जो कि ट्रांसफर होता है। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा इसमें क्या क्या होगा। तो आपका कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संग्रहित रोग, यानी कि अगर ये बीमारी किसी एक पर्सन को हुआ है तो ये बीमारी दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफर हो सकता है। तो आपका मन में आएगा कि सर ऐसा कैसे ट्रांसफर होगा। तो आपको बता दें कि वैसा बीमारी जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगा उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। तो आपका कम्युनिकेबल डिजीज जो है ट्रांसफर होने के लिए इसमें पाया जाता है वेक्टर, जिसे हम बोलते हैं वाहक। आप समझिएगा, जो वेक्टर है यानी वाहक है, यही वजह है जिसके कारण से जो बीमारी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। तो वेक्टर क्या करता है, आपका वेक्टर जो है वैसा चीज है जो कि आपका बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करता है। तो वेक्टर में क्या क्या आपका होगा समझिए। वेक्टर में आपको जानना है बैक्टीरिया के बारे में कि कौन कौन सा बीमारी आपका बैक्टीरिया से होता है। सेकेंड आपका है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद है आपका वायरस, और वायरस के बाद आपका है फंगस, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चारों आपको जानना है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होगा, वायरस से और फंगस से कौन कौन सा बीमारी होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज में। तो हम समझेंगे पहले कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। तो आप यहाँ समझने का प्रयास करिए। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, तो यहाँ आपको बताए हैं कि ऐसा बीमारी
जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी कि अ डिजीज दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि वैसा बीमारी जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अभी आपको समझाया भी है कि कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होगा। और कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि फैलाने के लिए जो इसमें अलग अलग वेक्टर होता है, जिसमें आपका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट वेक्टर है, जिसका नाम है बैक्टीरिया। तो हम जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले आप पॉइंट समझिए कि जो बैक्टीरिया है, इसे ही हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी इसे हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म जीव। तो आप पॉइंट समझिएगा, जो बैक्टीरिया है इसे हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया एक वेक्टर है जिसके कारण से जो आपका बीमारी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। तो हम जानेंगे सबसे पहले जब बैक्टीरिया का बात किए, तो आपको हम यहाँ पर पॉइंट बताएं कि जो बैक्टीरिया है ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यानी सूक्ष्म जीव है। तो आखिर बैक्टीरिया का डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया? कि जो बैक्टीरिया का खोज कौन किया? तो बैक्टीरिया का खोज किया गया है एवी लीवेनहॉक के द्वारा। इनका पूरा नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। आप नाम याद रखिएगा कि बैक्टीरिया का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया? तो बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया गया है एवी लीवेनहॉक यानी एंटी वान लीवेनहॉक के द्वारा। तो आप यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि एवी लीवेनहॉक को ही बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो आप पॉइंट याद रखिएगा कि एवी लीवेनहॉक को ही बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि बैक्टीरिया विज्ञान का जनक किसे बोलेंगे? तो एवी लीवेनहॉक को। क्यों? क्योंकि एवी लीवेनहॉक ने ही सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बताया था, इन्होंने ही डिस्कवरी किया था। अब यहाँ समझिए कि जो एवी लीवेनहॉक है, इन्होंने जब बैक्टीरिया के बारे में बताया और जो सबसे पहला बैक्टीरिया खोजा, तो उस बैक्टीरिया का नाम था माइकोप्लाज्मा। तब यहाँ पॉइंट याद रखिएगा कि एवी लीवेनहॉक के द्वारा जो सबसे पहला बैक्टीरिया खोजा गया था, यह आपका बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। और आप यहाँ पॉइंट याद रखिएगा कि जो माइकोप्लाज्मा है ये आपका सबसे छोटा बैक्टीरिया है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि नेम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, कि सबसे छोटा बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो सबसे छोटा बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। इसका डिस्कवरी कौन किया था? तो एवी लीवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया। इसी कारण से एवी लीवेनहॉक को बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि बैक्टीरिया विज्ञान का जनक। अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि कौन कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से होता है। तो आप समझिए कि टोटल 11 डिजीज जो कि आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बीमारी बहुत सारा होता है, लेकिन आपको जो एग्जाम पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है, एसएससी और रेलवे के पर्पज से, उसमें हमको जानना है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है। तो आप यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हम बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी, तो आप यहाँ पॉइंट समझिए कि टोटल आपका अप्रोक्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 11 बीमारी ऐसा है जो कि बैक्टीरिया से होता है। तो सबसे पहला जो बीमारी है, इस बीमारी का नाम है टाइफाइड। आप यहाँ नाम याद रखिएगा कि सबसे पहला बीमारी कौन सा है? टाइफाइड। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि टाइफाइड किससे होता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि टाइफाइड किससे होता है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि टाइफाइड जो ये कैसा डिजीज है, तो आप सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि जो टाइफाइड है ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज है। और टाइफाइड किससे होता है? तो टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। अब यहाँ अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और डीप में बनाएगा, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ एग्जामिनर पूछना चाहेगा कि टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होता है, तो किस बैक्टीरिया से होता है? तो आपको उस बैक्टीरिया का नाम बताना है। तो आपके सामने यहाँ बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है कि कौन सा बैक्टीरिया है? तो सैल्मोनेला टाइफी। आप यहाँ दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे पहला पॉइंट कि टाइफाइड जो है ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई बीमारी बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, वायरस से या फंगस से हो रहा है, तो उस बीमारी को बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ आपको समझना है कि टाइफाइड किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से। तो सबसे पहला आपको पॉइंट यही याद रखना है कि टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। और कौन सा बैक्टीरिया? तो आपको बैक्टीरिया का नाम भी याद रखना है, सैल्मोनेला टाइफी। अगला पॉइंट आप याद रखिए कि जो टाइफाइड है, टाइफाइड बीमारी को ही बोलते हैं फीवर ऑफ इंटेस्टाइन। फीवर ऑफ इंटेस्टाइन। तो आप पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका टाइफाइड है, टाइफाइड को ही बोलते हैं फीवर ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि आंतों का बुखार। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि फीवर ऑफ इंटेस्टाइन बीमारी के नाम से किसको जाना जाता है? तो टाइफाइड को। अब अगला पॉइंट याद रखिए, जब आपको यहाँ ये बता दिए कि जो टाइफाइड है इसी का दूसरा नाम है फीवर ऑफ इंटेस्टाइन, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो टाइफाइड है ये कौन सा बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? तो इंटेस्टाइन को, यानी आंत को। नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि जो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है वाइडल टेस्ट, और जो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है टैब वैक्सीन। तो आपको यहाँ पॉइंट क्या क्या याद रखना है, समझिए। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि जो बीमारी है, डिजीज है, इसमें आपको सबसे पहला बताएं कॉन्जेनाइटल डिजीज, और सेकंड आपको बताएं एक्वायर्ड डिजीज।
तो एक्वायर्ड में आपको बताया नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। तो आपको नॉन कम्युनिकेबल बता चुके थे लास्ट वीडियो में, आज आपको बता रहे कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है वैसा बीमारी जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर होता है। फिर आपको यहाँ पर ये जानना है कि आखिर किस कारण से कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसफर होता है। उसका कारण है वेक्टर, यानी कि वेक्टर के कारण ही बीमारी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। अब यहाँ वेक्टर में क्या क्या आएगा, तो आपका वेक्टर में आता है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और फंगस। तो आपका सबसे पहले शुरुआत की बैक्टीरिया में, और आपका सबसे पहला बीमारी बताएं टाइफाइड। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि टाइफाइड कैसा बीमारी है, तो टाइफाइड आपका कम्युनिकेबल डिजीज है। सेकेंड पॉइंट की टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। और कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो आपको बैक्टीरिया का नाम भी याद रखना है, सल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि जो टाइफाइड है, टाइफाइड जो है किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है, तो आपको याद रखना है इंटेस्टाइन यानी कि आंतों पर प्रभाव करता है। इसलिए टाइफाइड को बोलते हैं फीवर ऑफ इंटेस्टाइन यानी आंतों का बुखार। और टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है, आपको याद रखिएगा, वाइडल टेस्ट। और टाइफाइड के लिए एक वैक्सीन का प्रयोग होता है, उस वैक्सीन का नाम है टैब वैक्सीन। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आपको जितना पॉइंट बता रहे हैं आप इजिली इसको आराम से याद कर सकते हैं। 2-3 बार इसको रीड करिएगा और एक बार सोचिएगा क्या क्या बताए हैं, सारा पॉइंट आपको याद होगा। नेक्स्ट हमारा बीमारी है टाइफाइड के बाद ट्यूबरक्लोसिस। अगला बीमारी हमारा है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम बोलते हैं टीबी के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि टीबी किससे होता है, तो टीबी जो होता है बैक्टीरिया से होता है। टीबी किससे होगा, तो बैक्टीरिया से होगा। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन ये बना सकता है कि टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होता है, तो किस बैक्टीरिया से होता है, आपको बैक्टीरिया का नाम बताना है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि टीबी जो है बैक्टीरिया से होता है, इसका पूरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस। और कौन सा बैक्टीरिया से होगा, तो आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यानी इसका नाम में ही आंसर है कि टीबी जो है बैक्टीरिया से होता है, और किस बैक्टीरिया से, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब यहाँ पॉइंट याद रखिए कि टीबी डे यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, तो आप यहाँ याद रखिएगा 24 मार्च। टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो आपका टीबी फ्री, भारत सरकार जो है टीबी फ्री का टारगेट कब तक रखा है, इसका टारगेट रखा गया है 2025। आपको पॉइंट क्या बता रहे कि जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, ये बैक्टीरिया से होता है। और कौन सा बैक्टीरिया, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को, और टीबी फ्री होने का टारगेट कब तक रखा गया है, तो 2025 तक। अब यहाँ आपको बता कि जो टीबी है ये बैक्टीरिया से होता है, और कौन सा बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया का नाम बताए हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आखिर इस बैक्टीरिया का सबसे पहले डिस्कवरी कौन किया था, तो आप यहाँ समझिए, ये नाम इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि यहाँ जो नाम बताने वाले हैं रॉबर्ट कोच। अब समझिएगा, जो रॉबर्ट कोच है, ये जो ऐसे वैज्ञानिक है जो कि टीबी और कॉलेरा, कॉलेरा को बोलते हैं हैजा। आप समझने का प्रयास करिए कि जो रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट कोच ने टीबी और कॉलेरा के बैक्टीरिया के बारे में बताया था। ये तो पता है कि टीबी और कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है इसके बारे में बताया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो आपको आगे चल के बताएंगे कि रॉबर्ट कोच ने टीबी और कॉलेरा का बैक्टीरिया खोज किया था। अब यहाँ समझिए, आपको पता है टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को, और टीबी फ्री होने का टारगेट रखा गया है आपका 2025 तक। टीबी का बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका डिस्कवरी किया गया रॉबर्ट कोच के द्वारा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कैसे ये फैलता है, तो एयर के थ्रू फैलता है। और टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, तो लंग्स यानी फेफड़ा। आपको याद रखना है कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, तो लंग्स यानी फेफड़ा को असर करता है। अब यहाँ समझिएगा, जैसे आपको बताएं कि जो टीबी है ये कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, तो फेफड़ा यानी कि लंग्स पर असर करता है। और टीबी के लिए एक वैक्सीन है, उस वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, वैक्सीन का नाम है बीसीजी, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा टेस्ट होता है, तो मैंटॉक्स टेस्ट। आप यहाँ टीबी में पॉइंट क्या क्या याद रखिएगा कि टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो टीबी बैक्टीरिया से होता है, कौन सा बैक्टीरिया, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। दूसरा आपको पॉइंट बताएं कि टीबी का जो बैक्टीरिया इसका डिस्कवरी कौन किया, तो रॉबर्ट कोच किया। ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो एयर से होता है। ये कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, तो लंग्स को असर करता है। तो टीबी का चेकअप के लिए कौन सा टेस्ट होता है, आपको ये टेस्ट का नाम याद रखना है, मैंटॉक्स टेस्ट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि टीबी के लिए कौन सा टेस्ट, तो मैंटॉक्स टेस्ट होता है। और कौन सा वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको वैक्सीन का भी नाम याद रखना है, बीसीजी का वैक्सीन, यानी इसे बोलते हैं बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका, बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस कॉलमेट बुरिल। अब पूरा नाम याद रखिएगा, बैसिलस कॉलमेट बुरिल, ठीक है। तो आपको पता है टीबी के बारे में,
अब चलते अगला बीमारी कौन सा है हमारा, जो बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पर एक पॉइंट देख लीजिए रॉबर्ट कोच के बारे में, कि आपको बताएं जो रॉबर्ट कोच है इसने टीबी का बैक्टीरिया 1882 में और कोलेरा का बैक्टीरिया 1883 में डिस्कवर किया था। इसी कारण से 1905 में इनको नोबेल प्राइज मिला। आपको पॉइंट क्या बता रहे कि जो रॉबर्ट कोच, आपको याद होगा जो रॉबर्ट कोच है इसने 1882 में 1882 में टीबी का बैक्टीरिया और 1883 में कॉलेरा का बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था। इसी कारण से 1905 में रॉबर्ट कोच को नोबेल प्राइज दिया गया था। आप यहां देख रहे हो 1905, आपको आइडिया लग रहा होगा 1905 के बारे में। 1905 में आपके इतिहास में घटना हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल विभाजन। आपको आइडिया होगा कि 1905 में ही आपका बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर थे इनका नाम, और दूसरा पॉइंट कि जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय आपका कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको बताया कि 1905 क्यों बताएं, क्योंकि रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल प्राइज मिला था और 1905 में ही पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल विभाजन हुआ था। तो जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ तो आपको बताना है उस समय गवर्नर कौन थे और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आपको दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन थे और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अगला समझिएगा, ये आपको रॉबर्ट कोच के बारे में बताएं। अब आपके सामने अगला बीमारी जो है ये आपका है प्लेग। तो आप समझिए प्लेग जो है जनरली आपका जो प्लेग होता है चूहा से होता है, चूहा से होता है। प्लेग के बारे में जानते हैं। और आप इतिहास में एक घटना ये भी जाने होंगे कि जो कांग्रेस का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसका पहला मीटिंग 28 दिसंबर 1885 को पुणे में होना था। लेकिन पुणे में एक बीमारी फैला हुआ था प्लेग, यही वो प्लेग बीमारी है कि पुणे में कांग्रेस का पहला मीटिंग होना था, लेकिन पुणे में प्लेग बीमारी फैलने के कारण जो कांग्रेस का पहला मीटिंग पुणे से ट्रांसफर होकर के मुंबई में हुआ था। तो वही प्लेग का बात कर रहे हैं। जो प्लेग है ये किससे होता है, तो प्लेग जो होता है आपका बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, पेस्टुरेला पेस्टिस। तो प्लेग जो होता है किससे होता है, बैक्टीरिया से। और कौन सा बैक्टीरिया, तो पेस्टुरेला पेस्टिस। और कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, तो लंग्स को यानी फेफड़ा को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बीमारी है, इसका नाम है कॉलेरा यानी हैजा। तो कॉलेरा यानी कि हैजा, तो हैजा जो है ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। अब ये बैक्टीरिया से होता है, आपको थोड़ा देर पहले भी बताए हैं। किसके बारे में बताया था रॉबर्ट कोच ने, कौन सा बैक्टीरिया था, आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, विब्रियो कोलेरा। जैसे आपको बताते हैं कि टीबी जो है कौन सा बैक्टीरिया से होता है, उसी तरह से जो कोलेरा है ये कौन सा बैक्टीरिया से होता है। अब ये कोलेरा कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, तो ऑस्टियोफेगस यानी फूड पाइप और इंटेस्टाइन। तो आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि जो कोलेरा है ये ऑस्टियोफेगस और इंटेस्टाइन को असर करता है, और ये विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसका डिस्कवरी रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट बीमारी को हम जानते हैं कि बैक्टीरिया से और कौन सा बीमारी होता है। अगला हमारा बीमारी है डिप्थीरिया। तो आपको याद रखिएगा कि डिप्थीरिया जो है किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो बैक्टीरिया का नाम है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। आप यहाँ बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। जैसे आपको पता डिप्थीरिया, तो सबसे पहला पॉइंट कि डिप्थीरिया किससे होता है, तो डिप्थीरिया आपका बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से। अब ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है कि कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से डिप्थीरिया होता है। अब ये डिप्थीरिया कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, तो ट्रैकिया यानी कि श्वास नली। अब यहाँ पॉइंट याद रखिए डिप्थीरिया के बारे में। नेक्स्ट हमारा टेटनस। अगला जो बीमारी हमारा है इसका नाम है टेटनस। और आप ये पॉइंट याद रखिए कि टेटनस को ही बोलते हैं लॉक जॉ, एल्सो नॉन एज टेटनस इज एल्सो नॉन एज लॉक जॉ। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लॉक जॉ नाम से कौन सी बीमारी को जानते हैं, टेटनस को। और टेटनस को ही बोलते हैं हिंदी में धनुष टंकार रोग, धनुष टंकार रोग। जैसे आपको बता रहे हैं कि जो टेटनस है, टेटनस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये एल्सो नॉन एज लॉक जॉ या धनुष टंकार रोग। अब यहां समझिए कि जो टेटनस है ये कौन सा बैक्टीरिया से होगा, तो आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। अब बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से टेटनस होता है। कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, नर्वस सिस्टम। देखिए आपको पॉइंट क्या क्या याद रखना है कि बीमारी जो है बैक्टीरिया से हो रहा है,
तो कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है और कौन सा बॉडी पार्ट को असर कर रहा है। अगर कोई इंपॉर्टेंट वैक्सीन तो वो भी याद रखना है, और कोई इंपॉर्टेंट डेट है या जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा बीमारी है, इसका नाम है न्यूमोनिया। अगला बीमारी का नाम क्या है, न्यूमोनिया। और जनरली जो न्यूमोनिया है ये बच्चा में होता है और ये बैक्टीरिया से होता है। इसको बोलते हैं फीवर ऑफ लंग्स। आपको याद होगा फीवर ऑफ इंटेस्टाइन, याद आ रहा है। टाइफाइड जो है उसको फीवर ऑफ इंटेस्टाइन बोलते थे, न्यूमोनिया को फीवर ऑफ लंग्स बोलते हैं, यानी फेफड़ा का बुखार। तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि जो आपका न्यूमोनिया को क्या बोलते हैं और टाइफाइड को क्या बोलते हैं। तो फीवर ऑफ लंग्स अलग है और फीवर ऑफ इंटेस्टाइन अलग है। नेक्स्ट हमारा बीमारी है, इसको जानते हैं उफिंग कफ यानी काली खांसी। समझिए, अगला हमारा बीमारी क्या है, उफिंग कफ, इसे हम बोलते हैं काली खांसी। तो देखिए खांसी है तो ये आपका कौन सा बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझिएगा, जो उफिंग कफ है यानी काली खांसी, जो काली खांसी है इसे उफिंग कफ के नाम से जानते हैं। ये कौन सा बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। और इसी काली खांसी का दूसरा नाम है पर्ट्यूसिस। क्या नाम है इसका, पर्ट्यूसिस। तो आपको जैसे बता रहे उफिंग कफ यानी काली खांसी, इसे ही बोलते हैं पर्ट्यूसिस। और ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो देखिए इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, हेमोफिलस पर्ट्यूसिस। तो आपको ये सब बैक्टीरिया का नाम आसान लग रहा होगा क्योंकि इसका नाम में आंसर छुपा हुआ है। तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है कि बैक्टीरिया से होता है, कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है और इसका अगला नाम क्या है। नेक्स्ट हमारा बीमारी है सिफिलिस। और सिफिलिस जो है ये किससे होता है, तो आपको बीमारी का नाम याद रखना है सिफिलिस, जो कि होता है बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया का नाम क्या है कि सिफिलिस जो है कौन सा बैक्टीरिया से होता है। तब बीमारी के साथ साथ बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या नाम है बैक्टीरिया का, कि ट्रिपोनेमा पैलिडम। और ये कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, तो नर्वस सिस्टम और सेक्सुअल ऑर्गन। तो सिफिलिस का बात कर रहे हैं, जो सिफिलिस है ये बैक्टीरिया से होता है। और कौन सा बैक्टीरिया, तो ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। और ये नर्वस सिस्टम और सेक्सुअल ऑर्गन को प्रभाव करता है। नेक्स्ट हमारा है मेनिंजाइटिस। आप नाम सुनेंगे मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का संबंध ब्रेन से है। समझिएगा, मेनिंजाइटिस किससे होता है, तो मेनिंजाइटिस जो है बैक्टीरिया से होता है। और ये कौन सा बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड है, तो ब्रेन से है। अब आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट समझिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। आप सुने होंगे डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका। जैसे आपको बताएं बीसीजी, एक होता है पोलियो वैक्सीन, उसी तरह से बीसीजी का टीका, फिर आपका है डीपीटी का टीका। आपको जब पोलियो आएगा तो पोलियो के बारे में बताएं कि पोलियो वैक्सीन कौन है, क्या है, उसका डिस्कवरी जॉन सॉल्क ने किया था। इससे पहले आपको बताया बीसीजी का टीका, नेक्स्ट हमारा डीपीटी का टीका। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डीपीटी का जो वैक्सीन है, डीपीटी में टी का मतलब क्या है या पी का मतलब क्या है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो डीपीटी का टीका है ये 3 बीमारी में हेल्प करता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि डीपीटी में डी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है या टी का मतलब क्या है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो डीपीटी का टीका है ये कितना बीमारी के लिए है, तो आपको 3 बीमारी का नाम याद रखना है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। आप पर्ट्यूसिस का नाम याद रखिएगा, आपको पता है किसका एक और नाम है काली खांसी, उफिंग कफ। तो यही आपका है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। डीपीटी का टोटल 60 डोज लगता है। जो सबसे पहला डोज है आपका 6 महीना में, और जो आखिरी डोज है आपका 11 से 12 साल में लगाया जाता है। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि जो बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है। तो आपको महत्वपूर्ण करके टोटल 11 ऐसा बीमारी बताएं जो कि आपका बैक्टीरिया से होता है। अब बैक्टीरिया के बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रोटोजोआ। तो आप सबसे पहला पॉइंट समझिए कि जो प्रोटोजोआ है, आपका प्रोटोजोआ से टोटल 5 बीमारी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे बैक्टीरिया में बताएं 11, उसी तरह से प्रोटोजोआ में कितना है, 5। तो सबसे पहला पॉइंट आप समझिएगा कि जो प्रोटोजोआ है इसका डिस्कवरी कौन किया। तो आपको नाम याद रखना, आर.एच. व्हिटेकर। आपको पता होगा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग यानी कि जितना भी जंतु है इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था। तो आप यहां नाम याद रखिएगा कि 1969 में यानी 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि पंच जगत जगत प्रणाली का खोज किया। इसने बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा,
प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया। ये पांचों के बारे में आर.एच. विटेकर ने बताया था 1969 में। तो 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग में। तो इसीलिए आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रोटोजोआ का डिस्कवरी किया। तो अब यहाँ हमको पॉइंट समझना है कि जो प्रोटोजोआ है इससे कौन कौन सा बीमारी होता है। तो सबसे पहला जो बीमारी है इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, हिंदी में इसको बोलेंगे निद्रा रोग। आप समझिएगा कौन सा बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस, यानी इससे बोलते हैं निद्रा रोग। तो आप यहाँ पॉइंट याद रखिए कि जो स्लीपिंग सिकनेस है, तो सबसे पहला पॉइंट कि स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, तो स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ से होता है। अगला पॉइंट रहेगा कौन सा प्रोटोजोआ, तो आपको प्रोटोजोआ का नाम याद रखना है ट्रिप्नोसोमा। आपको पॉइंट क्या बता रहे हैं कि जो स्लीपिंग सिकनेस है ये प्रोटोजोआ से होता है, और कौन सा प्रोटोजोआ से होगा, तो प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्नोसोमा। और ये कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, ये आपका ब्रेन को असर करता है। ज्यादा सोइएगा तो ज्यादा दिमाग पर असर पड़ता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे हम बात करें स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, ये आपका प्रोटोजोआ से होगा। प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्नोसोमा। और ये कौन सा बॉडी पार्ट पर असर करता है, तो ब्रेन पर करता है। अब यहाँ एक पॉइंट और आप देखिएगा कि जो स्लीपिंग सिकनेस है ये एक मक्खी काटने से होता है, उस मक्खी का नाम है सीसी मक्खी। आप यहाँ समझिए, ध्यान से इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे बता रहे हैं स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं निद्रा रोग, जो स्लीपिंग सिकनेस है ये किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। और कौन सा बॉडी पार्ट पर असर करता है, तो ब्रेन पर करता है। फिर आपको बताएं कि ये कौन सा प्रोटोजोआ, तो ट्रिप्नोसोमा, और कौन सा मक्खी, तो सीसी मक्खी। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा स्लीपिंग सिकनेस। अगला हमारा बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया। आप नाम सुने होंगे मलेरिया। आप यहाँ पॉइंट समझिए, जो मलेरिया है, सबसे पहला पॉइंट कि मलेरिया डे कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल। दूसरा पॉइंट कि मलेरिया फ्री होने का टारगेट कब तक रखा गया है, 2030 तक। जैसे आपको बताया था कि टीबी फ्री 2025, उसी तरह से मलेरिया फ्री 2030 तक। तो मलेरिया किससे होता है, समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ, तो उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। आप यहाँ समझिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो मलेरिया है ये किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ, तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होगा, उस प्रोटोजोआ का नाम बताइए, तो प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। अब अगला क्वेश्चन कि इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का डिस्कवरी कौन किया। आपको जैसे हम बताए थे कि जो टीबी होता है और जो आपका कोलेरा है ये बैक्टीरिया से होता है, और किस बैक्टीरिया से होता है उसके बारे में खोज किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। उसी तरह से जो मलेरिया है ये किससे होगा, प्लाज्मोडियम से होगा। और ये कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने बताया था कि जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम से होता है, तो उस वैज्ञानिक का नाम है रोनाल्ड रॉस। एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। इसके बारे में बताया किसने था, तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था। अब आता है कि मलेरिया का कैरियर, कैरियर कहने का मतलब कि क्या काटने से मलेरिया होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम पूछा जाए कि मलेरिया जो है, जैसे आपको अभी बताए थे कि स्लीपिंग सिकनेस, तो कौन सा मक्खी, सीसी मक्खी। कौन सा प्रोटोजोआ, ट्रिप्नोसोमा। कहां पर असर कर रहा था, तो ब्रेन पर। उसी तरह से मलेरिया जो है, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। इसका डिस्कवरी कौन किया था, तो रोनाल्ड रॉस। अब इसका कैरियर कौन है, तो फीमेल एनोफेलिज मॉस्किटो। आप यहाँ नाम याद रखिएगा कि मादा एनोफेलिज मॉस्किटो, यानी कि फीमेल एनोफेलिज मॉस्किटो जो है ये आपका असर करता है मलेरिया के लिए, यानी कैरियर क्या है आपका, फीमेल एनोफेलिज मॉस्किटो। अभी आपको बताएं मलेरिया डे 25 अप्रैल, इसका ट्रीटमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मलेरिया का ट्रीटमेंट जो है किससे होता है, तो कुनैन से। और कुनैन कहाँ से प्राप्त होगा, तो सिनकोना का वृक्ष। अब ये पूरा याद रखिएगा, जो सिनकोना है तो सिनकोना का वृक्ष से, यानी सिनकोना का पेड़ से, सिनकोना का वृक्ष से कुनैन प्राप्त होता है, जो कि आपका मलेरिया का ट्रीटमेंट के लिए कामगर है। तो आपको पता है मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, तो सबसे पहला पॉइंट मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ से। कौन सा प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। अब आखिर कौन ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम से होता है, तो उस व्यक्ति का नाम था रोनाल्ड रॉस। यहां तक क्लियर है। फिर आपको अगला पॉइंट बताएं कि कैरियर क्या है, तो कैरियर में फीमेल एनोफेलिज मॉस्किटो। मलेरिया डे कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल। और मलेरिया फ्री होने का टारगेट रखा गया है 2030 तक। ट्रीटमेंट के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है। और कुनैन कहां से प्राप्त होगा, तो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है।
अब अगला पॉइंट आ गया कि जो मलेरिया है ये कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है। तो आप यहाँ पॉइंट समझिए कि जो मलेरिया है ये आपका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स और साथ में नर्वस सिस्टम। आपको पॉइंट क्या बता रहे हैं कि जो मलेरिया है ये कौन सा बॉडी पार्ट को असर करेगा, तो मलेरिया आपका आरबीसी और नर्वस सिस्टम को असर करता है। मलेरिया के बाद हमारा अगला बीमारी है पायरिया। तो आप यहाँ नाम सुने होंगे पायरिया। जो पायरिया है ये कौन सा बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, तो आपका मसूड़ा से रिलेटेड है। पायरिया किससे रिलेटेड है, तब याद रखिएगा पायरिया जो रिलेटेड है मसूड़ा से रिलेटेड है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड अमीबा जिंजीवालिस। पायरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो आपको इसका नाम याद रखना है कि जो पायरिया होगा ये प्रोटोजोआ से, और प्रोटोजोआ का नाम है एंड अमीबा जिंजीवालिस। तब यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, एंट अमीबा जिंजीवालिस अलग है और एंट अमीबा हिस्टोलिका अलग है। तो आपको बता रहे पायरिया, पायरिया किससे रिलेटेड है, तो पायरिया आपका प्रोटोजोआ, और ये आपका कौन सा बॉडी पार्ट, तो मसूड़ा से, और प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो एंट अमीबा जिंजीवालिस। नेक्स्ट आपका है पायरिया के बाद डिसेंट्री। डिसेंट्री को बोलते हैं पेचिस। पायरिया के बाद क्या बता रहे, डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब पेचिस। तो डिसेंट्री किससे होता है, तो ये भी आपका प्रोटोजोआ से होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ, तो ये आपका प्रोटोजोआ का नाम याद देखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो एंट अमीबा जिंजीवालिस ये आपका पायरिया, और एंट अमीबा हिस्टोलिका डिसेंट्री यानी पेचिस। ये कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, तो डिसेंट्री जो है स्टोमक पर असर करता है। तो ये आपको बताए हैं। जो कि आपका प्रोटोजोआ से अगला बीमारी है कालाजार। कालाजार अपना नाम याद रखिएगा, जो कालाजार है ये किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। किससे होगा, प्रोटोजोआ से। तो फिर आपसे पूछेगा प्रोटोजोआ का नाम, तो लिस्मानिया डोडोवानी। लिस्मानिया डोडोवानी। आप यह नाम याद रखिएगा। जो आपका कालाजार होता है किससे होता है, प्रोटोजोआ से। और कौन सा प्रोटोजोआ, तो लिस्मानिया डोडोवानी। अब ये कालाजार कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, तो लीवर। कालाजार किसको असर करता है, तो लीवर को। और ये किस कैरियर से होगा, तो आपको कैरियर का नाम याद रखना है, सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कालाजार प्रोटोजोआ से, और प्रोटोजोआ का नाम क्या है, लिस्मानिया डोडोवानी। कैरियर क्या है, सैंड फ्लाई, और इफेक्ट कहाँ करता है, लीवर पर करता है। यहाँ तक क्लियर है। अभी आपको बताएं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, उसके बाद आपको बताएं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। अब हम चलेंगे वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है। तो नेक्स्ट हमारा है वायरस। जो वायरस का बात करते हैं, तो आपका वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है ये समझिएगा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जो वायरस है इसका डिस्कवरी कौन किया था। जैसे आपको बैक्टीरिया बताएं, बैक्टीरिया के बाद आपको प्रोटोजोआ बताएं, अब आपको बता रहे हैं वायरस। तो वायरस का डिस्कवरी कौन किया, तो आपको नाम याद रखना है, इवान वोस्की। इवान वोस्की। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि वायरस का डिस्कवरी कौन किया था, तो वायरस का डिस्कवरी किया गया है इवान वोस्की के द्वारा। अब आप समझिए कि वायरस से जो सबसे पहला बीमारी कौन सा, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वायरस से जो आपका सबसे पहला बीमारी होता है उस बीमारी का नाम है एड्स। सबसे पहला कौन सा बीमारी बताए हैं, एड्स, AIDS। आपको इसका पूरा नाम याद रखना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एड्स में आई का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है। तो आप यहाँ देखिए एड्स जो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो एड्स है ये किससे होता है, तो एड्स आपका वायरस से होता है। अब आपको यहाँ तक बता दें कि एड्स जो है वायरस से होता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आपको यहाँ समझना है कि एड्स जो है वायरस से होता है, तो कौन सा वायरस, तो आपको वायरस का भी नाम याद रखना है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आपको बता रहे कि जो एड्स है ये वायरस से होता है, कौन सा वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है। तो आपको ये भी याद रखना है HIV वायरस। अगर HIV पॉजिटिव पाया गया इसका मतलब एड्स है, और HIV नेगेटिव पाया गया इसका मतलब एड्स नहीं है। अब आपको ये जानना है कि जो एड्स है ये आपका वायरस से होता है, और ये कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, तो एड्स आपका असर करता है इम्यून सिस्टम को। यहां समझिएगा एड्स का बात कर रहे हैं, तो एड्स जो है कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है, तो इम्यून सिस्टम को असर करता है। फिर आपको बताएं एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिसा टेस्ट। अगर एड्स का जांच करना है तो इसके लिए पहले HIV का चेक होता है,
अगर HIV पॉजिटिव पाया गया इसका मतलब एड्स है। इसके लिए कौन सा चेक हो रहा था? तो टेस्ट का नाम था एलिसा टेस्ट। एलिसा का मतलब क्या होता है? तो एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। आपको पूरा नाम याद रखना है, एड्स का भी फुल फॉर्म याद रखना है, HIV का भी याद रखना है और एलिसा का भी याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है। तो एलिसा टेस्ट का संबंध है एड्स से, और एलिसा टेस्ट में एस का मतलब क्या है। तो आप यहाँ पूरा नाम याद रखिएगा कि जो एड्स के लिए दो टेस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको बताएं एलिसा टेस्ट और दूसरा आपका है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तब समझिए, अगर HIV वायरस का चेक करना है तो HIV वायरस के लिए दो टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला आपका है एलिसा टेस्ट और दूसरा आपका टेस्ट का नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तब याद रखिएगा कि एड्स का जांच करने के लिए दो तरह का टेस्ट होता है, पहला एलिसा टेस्ट और दूसरा आपका है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो जो एलिसा का मतलब क्या होता है? तो एंजाइम, ई का मतलब एंजाइम, एल का मतलब लिंक, आई मतलब इम्यूनो, एस मतलब सॉर्बेंट और ए मतलब एसिड। तो आपको याद रखना है एलिसा का पूरा नाम। और एड्स के लिए कौन सा ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ड्रग का भी नाम याद रखना है AZT ड्रग, AZT एजिडोथाइमाइन ड्रग्स। तो पूरा नाम याद रखिएगा एजिडोथाइमिडाइन ड्रग्स जो है इसका संबंध किससे है? तो एड्स से है। तो एलिसा टेस्ट, HIV, AZT और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ये सारा का संबंध किससे है? एड्स से। तो आपको यहाँ वायरस में बताएं कि वायरस का डिस्कवरी कौन किया था? इवान वॉस्की किया था। इसमें आपका सबसे पहला बीमारी है एड्स। एड्स का मतलब है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स डे 1 दिसंबर को वायरस से होता है, तो वायरस का नाम है HIV वायरस। अब एड्स का जांच करने के लिए चेक होता है, एक आपका है एलिसा टेस्ट। एलिसा का मतलब है एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, और दूसरा आपका है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अब यहीं पर चेक होने के बाद पता चलता है कि HIV पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इसके लिए कौन सा ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो AZT ड्रग का प्रयोग किया जाता है। ये आपके एड्स के बारे में क्लियर हुआ होगा। अगला हमारा बीमारी है स्मॉल पॉक्स। तो आप यहां समझिएगा, जो स्मॉल पॉक्स है ये किससे होता है? तो स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है। तो वायरस का नाम क्या है? तो आप वायरस का नाम याद रखिएगा वेरियोला वायरस। कंफ्यूज नहीं करिएगा, एक आपका स्मॉल पॉक्स, दूसरा आपका चिकन पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स है, देखिए स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों आपका वायरस से होता है। तो जो आपका स्मॉल पॉक्स है ये कौन सा वायरस है? वेरियोला। और चिकन पॉक्स वेरिसेला। समझिए, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जो है दोनों आपका वायरस से होता है। तो जैसे देखिए चिकन पॉक्स, तो चिकन में सी आ रहा है तो वेरिसेला, सी का प्रयोग करेंगे, और स्मॉल पॉक्स में वेरियोला। तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स और वेरिसेला वायरस चिकन पॉक्स दोनों आपका पूरा बॉडी को इफेक्ट करता है। जब आपका स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स जो है चेचक, ठीक है, तो चेचक का टीका यहां समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेचक का टीका जो है इसका डिस्कवरी सबसे पहली बार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। आपको यहाँ पॉइंट क्या बता रहे हैं कि जो चेचक का टीका है इसका डिस्कवरी सबसे पहली बार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया, इसीलिए फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे बोलते हैं? एडवर्ड जेनर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे बोलते हैं? तो एडवर्ड जेनर को। क्यों? तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीका यानी वैक्सीनेशन का डिस्कवरी किया। कौन सा? किसका वैक्सीन? तो चेचक का, यानी कि स्मॉल पॉक्स का। अब समझिएगा, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे बोलते हैं? तो आपको याद रखना कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलेंगे एडवर्ड जेनर को। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसने सबसे पहले वैक्सीन का डिस्कवरी किया। तो किसका वैक्सीन? चेचक का टीका। नेक्स्ट हमारा है पोलियो। पोलियो जो है ये किससे होता है? वायरस से होता है। और आपको ये याद रखना है कि पोलियो जो है इसका वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। देखिए वायरस का नाम भले इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपसे पूछेगा वैक्सीन कि पोलियो का वैक्सीन जो है इसका डिस्कवरी कौन किया था? तो पोलियो का वैक्सीन का डिस्कवरी किया गया था जॉन ई सॉल्क के द्वारा। आप नाम याद रखिएगा कि पोलियो का वैक्सीन का डिस्कवरी किया गया जॉन ई सॉल्क के द्वारा। पोलियो जो है वायरस से होता है, और कौन सा बॉडी पार्ट को असर कर रहा है? तो स्पाइनल कोड और नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है पोलियो के बाद डेंगू। तो आप यहाँ देखिएगा डेंगू जो है इसी में प्लेटलेट्स का कमी होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है। डेंगू किससे है? वायरस से। इसी बीमारी में प्लेटलेट्स का कमी होता है। और ये कौन सा मच्छर? तो आपको मच्छर का नाम याद रखना है एडिस एजिप्टी मस्किटो। नाम क्या है मच्छर का? एडिज एजिप्टी मच्छर। तो आप नाम याद रखिएगा कि जो डेंगू होता है कौन सा मच्छर से? तो एडिज एजिप्टी मस्किटो से होता है। इसी में आपका प्लेटलेट्स का कमी होता है।
डेंगू के बाद अगला बीमारी है मेसल्स। अगला कौन सा बीमारी है? तो मेजल्स यानी मेसल्स है। ये कौन सा बॉडी पार्ट को असर करेगा? तो होल बॉडी को असर करता है। और ये वायरस का नाम क्या है? तो मेजल्स मॉर्बिली वायरस। तो मेजल्स मॉर्बिली वायरस जो है, इसी के कारण से मेजल्स बीमारी होता है, जो कि पूरा बॉडी को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है जॉन्डिस। जॉन्डिस भी आपका वायरस से होता है, ये आपका लीवर पर असर करता है। नेक्स्ट हमारा रेबीज। तो आपको जो बता रहे हैं कि वायरस से कौन कौन सा बीमारी है, सबसे पहले आपको बताएं एड्स। सबसे पहले क्या बताएं? एड्स। एड्स के बाद स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, डेंगू, मेजल्स, जॉन्डिस। जॉन्डिस के बाद रेबीज। रेबीज जो है ये नर्वस सिस्टम को असर करता है, वायरस से होता है। फिर आपका हर्पीज। हर्पीज जो है कौन सा वायरस है? तो हर्पीज वायरस होल बॉडी। और लास्ट आपका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ये भी आपका होल बॉडी पर असर करता है। और कौन सा वायरस? तो माइक्सो वायरस। तो आप यहां समझिए, आपको बता रहे वायरस के बारे में। तो आपको सबसे पहला पॉइंट पता है कि जो वायरस है इसका डिस्कवरी कौन किया? तो इवान वॉस्की ने किया था। वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है? तो वायरस से आपका सबसे पहला बताएं एड्स। टोटल आपको 10 बीमारी याद रखना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बताएं एड्स के बारे में। एड्स के बाद आपको बताएं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, डेंगू, मेजल्स, जॉन्डिस, रेबीज, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा। ये सारा जो 10 बीमारी है ये आपका वायरस से होता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा बीमारी वायरस से होता है, और जिसमें आपका वायरस का नाम बताए हैं वही इंपॉर्टेंट है। आपको वायरस भी याद रखना है कि वायरस से होता है, कौन सा वायरस से होता है, जिसमें आपको बताए वो याद रखना है, कौन सा बॉडी पार्ट को, और कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए वो याद रखिएगा। वायरस के बाद हम आगे चलते हैं फंगस। तो समझिएगा कि फंगस से आपका कौन कौन सा बीमारी होता है। तो सबसे पहला आपको पॉइंट समझना है कि जो फंगस है इसका डिस्कवरी कौन किया। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, पंच जगत प्रणाली, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमलिया, इसका डिस्कवरी 1969 में आर.एच. विटेकर ने किया। उसी में आपका फंगस आता है। समझिए, एक पॉइंट और समझिएगा, स्टडी ऑफ फंगस। स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है? यानी कवकों का अध्ययन। फंगस को हिंदी में बोलते हैं, समझिए। तो आप समझिए सबसे पहले कि स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ फंगस कहलाएगा माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? जैसे आपको बताया स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी, उसी तरह से स्टडी ऑफ एल्गी शैवाल का अध्ययन, ये कहलाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। तो आप यहां समझिए, आपको हम पता है फंगस और एल्गी, तो स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी और स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। आप यहां एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फंगस और एल्गी है, फंगस और जो एल्गी है, यानी कि इसे हिंदी में बोलेंगे कवक और शैवाल। तो कवक और शैवाल के बीच यानी फंगस और एल्गी के बीच जो संबंध होता है, कैसा संबंध है? तो सिम्बायोटिक रिलेशन है। आप यहां समझिए, आपको हम बता रहे हैं, जैसे आपको पता है फंगस और दूसरा आपको पता है एल्गी। तो फंगस मतलब कवक और एल्गी मतलब शैवाल। तो आप यहां समझिएगा, आपको पता है स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है और स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है। तो फंगस और एल्गी के बीच यानी कवक और शैवाल के बीच एक संबंध होता है, और कैसा संबंध है? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो आप यहां पॉइंट याद रखिएगा कि फंगस और एल्गी के बीच कैसा संबंध है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसे हिंदी में बोलेंगे सहजीवी संबंध। कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध। और आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि फंगस और एल्गी मिलकर के ही, फंगस और एल्गी मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं, और यही लाइकेन का प्रयोग जो है लिटमस के लिए होता है। आप जब केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़िएगा एसिड, बेस और सॉल्ट, तो वहां आपको बताएंगे जो लिटमस है इसका यूज करते हैं इंडिकेटर के रूप में। लिटमस का प्रयोग करते हैं इंडिकेटर के रूप में कि अगर एसिड है तो एसिड में आपका जो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा, और जो बेस है, बेस में आपका रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का निर्माण लाइकेन से होता है, और लाइकेन का निर्माण फंगस और एल्गी यानी कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के कारण होता है। तो आपको हम यहाँ बता रहे थे कि फंगस के बारे में, कि जो फंगस है इसका डिस्कवरी आर.एच. विटेकर ने किया। आपको यहाँ पर
5 बीमारी जानना है कि फंगस से कौन कौन सा बीमारी होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण बीमारी होता है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस। खासकर बैक्टीरिया से ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से, कौन सा फंगस प्रोटोजोआ से। तो हम यहाँ बात करें फंगस में, तो फंगस में आपका कौन कौन सा बीमारी है। सबसे पहला आपका है एथलीट फुट। आप सिर्फ नाम याद रखिएगा, देखिए जो फंगस है कि बस फंगस से आपका कौन कौन सा बीमारी है, तो आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए कि आपका टोटल 5 बीमारी जो है ये आपका फंगस से होता है। बस आप सिर्फ बीमारी का नाम याद रखिएगा, बाकी आपको उतना नहीं याद रखना है कि कौन कौन सा फंगस का नाम है। अगर आपको देखना, आप देख सकते हैं, आपको बता दें फंगस से आपका एथलीट फुट, बाल्डनेस यानी गंजापन, अस्थमा, रिंगवर्म और स्कैबिज। आप पांचों का नाम याद रखिए कि फंगस से कौन कौन सा बीमारी है। तो पहला आपका है एथलीट फुट, दूसरा आपका है बाल्डनेस यानी गंजापन, नेक्स्ट आपका है अस्थमा, रिंगवर्म और स्कैबिज। ये 5 बीमारी आप याद रखिए कि जो 5 बीमारी है किससे होता है, फंगस से होता है। आपसे ये बहुत कम पूछता है कि कौन सा फंगस से होता है या कौन सा बॉडी पार्ट को असर करेगा, ठीक है। अगर ज्यादा पूछने का चांस होगा तो आपसे पूछेगा अस्थमा, तो आपको पता होगा कि जो अस्थमा है ये लंग्स को असर करता है। बाकी आप इतना याद रखिए कि एथलीट फुट, बाल्डनेस, अस्थमा, रिंगवर्म और स्कैबिज जो है ये फंगस से होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता रहे हैं नोट बना करके, आप ये पॉइंट समझिएगा। ये आपको कुछ नोट बना के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहां समझिए, जैसे एक बीमारी का नाम है मिनी माता। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मिनी माता रोग जो है किस कारण से होता है। तो मिनी माता रोग एचजी यानी कि मरकरी, समझिए जो मिनी माता रोग है किससे होता है, तो मरकरी यानी कि एचजी से। दूसरा आपका इटाई इटाई, इटाई इटाई किससे, कैडमियम से। समझिए सबसे पहले वो क्या बता रहे, मिनी माता। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि मिनी माता किससे होता है, तो आपको याद रखना मिनी माता जो है एचजी यानी कि मरकरी का अधिकता से मिनी माता होता है। जैसे आपको याद होगा बताते थे नाइट्रेट, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, उसी तरह से मरकरी का अधिकता से मिनी माता। दूसरा आपका है इटाई इटाई। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो इटाई इटाई रोग है ये किससे होता है, तो ये कैडमियम से होता है। नेक्स्ट आपका है ब्लैक फुट। नेक्स्ट हमारा है ब्लैक फुट। तो ब्लैक फुट किससे होता है, तो ये आर्सेनिक से होता है। ब्लैक फुट आर्सेनिक से। फिर यहां समझिए कोबाल्ट। तो कोबाल्ट से जो रोग होता है इंपॉर्टेंट है विल्सन। ये ज्यादा पूछता है कि जो विल्सन बीमारी है किससे होता है, तो कोबाल्ट से होता है। तो यहाँ आपको पॉइंट बता रहे मिनी माता, मरकरी यानी एचजी। तो याद रखिएगा मिनी माता, तो मिनी माता यानी कि मरकरी, एचजी, इटाई इटाई, कैडमियम, ब्लैक फुट, आर्सेनिक। फिर आपका विल्सन रोग, विल्सन ज्यादा पूछता है, विल्सन किससे, कोबाल्ट से। फिर आपका है लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर, एस्बेस्टस, ये भी याद रखिएगा एस्बेस्टस। और फिर आपका है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, राउंड वार्म। आप सुने होंगे फाइलेरियासिस, यानी इसको बोलते हैं हाथी पाव। हाथी पाव जो है ये किससे होता है, तो समझिए फाइलेरियासिस जो है हाथी पाव, राउंड वार्म किससे होगा, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। और ये कौन सा मच्छर, तो क्यूलेक्स मच्छर। आपको मच्छर का भी नाम याद रखना है कि जो हाथी पाव जो है, समझिए जो हाथी पाव है यानी कि जो फाइलेरियासिस है ये किससे होता है, तो ये आपका क्यूलेक्स मच्छर से होता है। तो आपको यहाँ पर फंगस बताएं, और फंगस के बाद फिर आपको पॉइंट बता रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं, जैसे मिनी माता, मरकरी, इटाई इटाई, कैडमियम, ब्लैक फुट, आर्सेनिक, विल्सन रोग, कोबाल्ट, लंग्स कैंसर, एस्बेस्टस। फिर आपका क्यूलेक्स मच्छर से होता है, हाथी पाव यानी कि फाइलेरियासिस। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ह्यूमन डिजीज में आपको सारा पॉइंट बताए हैं। आपको ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग में कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में आपका नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल सारा बीमारी के बारे में बताएं। तो आज आपका क्लास में जो ह्यूमन डिजीज है मानव रोग टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। और आपका जितना भी 1 डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, वो सारा एग्जाम में जो ह्यूमन डिजीज से जो क्वेश्चन बनेगा, तब मान के चलिए कि आपका 100% चांस है कि आज का क्लास और कल के क्लास जो पढ़ाए थे वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो आज आपका ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।